हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी स्टडी IQ पीसीएस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। वहां पर एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। जैसे कि उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या था उस क्वेश्चन के अंदर। मैंने आपसे पूछा था कि यद्यपि राज्यपाल उसी तरह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है जैसे राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है, फिर भी हो सकता है कि राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तुलना में अधिक अधिकार हों। ये स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि क्या ये सही है, क्या आप इससे सहमत हैं। देखिए, जब भी आप मेंस का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले आप उसका नेचर समझेंगे। बेसिकली यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, बेसिकली आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति जब अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं, अपने यानी कि राष्ट्रपति संघ के अंदर, राज्यपाल राज्य के अंदर, तो क्या राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति से कहीं ज्यादा व्यापक हैं, ये आपसे पूछा गया है। वैसे अगर हम इन दोनों को ही देखें, जैसे कि सबसे पहले यहां पर राज्य का राज्यपाल, इसी प्रकार से भारत का राष्ट्रपति, इन दोनों की शक्तियों को लेकर के संविधान के अंदर आर्टिकल्स हैं, प्रावधान है। जैसे कि आर्टिकल 53 में बताया गया कि संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं और राष्ट्रपति महोदय को इनको संविधान के अंदर दिए गए प्रावधानों के अनुसार इस्तेमाल करना है। और संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है कि जब भी राष्ट्रपति महोदय कार्य करेंगे तो उनकी कार्य करने के लिए उनको सलाह लेनी पड़ेगी। सलाह दी जाएगी प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के द्वारा। ये इनका प्रावधान है। अब राज्यपाल को लेकर के प्रावधान क्या है? आर्टिकल 154, राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के अंदर निहित हैं। लेकिन इसको भी काम कैसे करना है? इसको भी काम करना है आर्टिकल 163 के अंतर्गत। क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद की सलाह पर यह काम करना है। अब यहां पर थोड़ा सा हम और आगे चलें तो आगे चलते हुए आप देखेंगे कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले यहां पर बात हो रही है किसकी? सलाह की, यानी कि एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना है। अब देखिए, जब राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री या उसके मंत्री परिषद की सलाह आती है तो ऐसे में राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां हैं जिनको कहते हैं अपने वेग के अनुसार काम करने की शक्तियां। हो सकता है कि वेग के अनुसार जब वेग के अनुसार काम करना है तो ऐसे मामले में अपेक्षा नहीं की जाती कि ये मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद से सलाह लेंगे। इसके अलावा संविधान के अंदर कुछ विशेष कर्तव्य जो है वो राज्यपाल को करने के लिए कहे गए हैं। जैसे हर राज्य के अंदर कुछ बात करें तो कुछ विशेष राज्य हैं जिनके लिए राज्यपाल के कंधों पर विशेष प्रावधान है। तो जब उन कर्तव्यों को राज्यपाल पालन करेगा तो मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद की सलाह नहीं लेगा। इसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की, तो यहां पर इनको भाई बाध्यकारी है कि आपको तो ये काम करना ही है। आप प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद की सलाह के बिना काम ही नहीं कर सकते। ये बेसिक है यहाँ का। इसके बाद आती है सहमति की बात। सलाह मान ली, सलाह पूछ ली, पहुंचा दी सलाह। अब बात है सहमति की। मान लीजिए कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित हुआ, पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचे तो राष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? वीटो पावर लगा देंगे। जैसे कि एब्सोल्यूट वीटो, उसके अंदर भी पता है कि सारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है। ऐसे ही करके निलंबनकारी सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो में क्या होगा? विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे और पुनर्विचार के बाद जब ये विधेयक दोबारा से राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति को सहमति देनी पड़ेगी, या फिर पॉकेट वीटो कर लेंगे। यही तो है। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर हम राज्यपाल की बात करें, कोई विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित हुआ, पारित होने के बाद आर्टिकल 200A के तहत 200A के अंदर 200 के अंदर दिया गया है कि अगर कोई विधेयक यहां पर राज्यपाल के पास आता है तो वो क्या कर सकते हैं? कुछ निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करने के साथ साथ अगर कोई विधेयक ऐसा है जहां पर संघ की शक्ति के साथ कोई छेड़छाड़ होनी है तो ऐसे में क्या कर देंगे? इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रिजर्व कर सकते हैं। और जब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वहां पर राष्ट्रपति अपने महोदय अपनी वीटो भी लगा देंगे। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने निलंबनकारी वीटो लगा दी। निलंबनकारी वीटो लगाने के बाद अगर विधेयक दोबारा से राज्य विधानमंडल पारित कर भी दे, राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज भी दे, तो भी राष्ट्रपति यहाँ पर बाध्यकारी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर सहमति होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो सहमति से काम करना ही पड़ता है। दो चीज हो गई। इसके बाद बात करते हैं
स्वविवेक से काम करने की। जैसे कि अगर हम बात करें आपातकाल की बात, इमरजेंसी की बात, राज्य के अंदर कौन सा आपातकाल लगता है? राज्य के अंदर आपातकाल लगता है आर्टिकल 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल। मतलब कि जब भी राज्य के अंदर शासन प्रशासन संविधान के अनुसार ना चलाया जाए तो ऐसे में सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। अब क्या इस सरकार को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल महोदय पहले मुख्यमंत्री उसके मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे, सलाह लेने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास पहुंचाएंगे? जवाब है नहीं। यहाँ पर ऐसी कुछ ऐसा नहीं है, सीधा वो रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बनाने के बाद राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। इतनी बात समझ आती है। अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम यहां पर आपातकालीन शक्तियों को देखें, चाहे वो आर्टिकल 352 है ना, या आर्टिकल 360 है, अगर इनमें से कोई भी आपातकाल लगाना है तो ऐसे में प्रधानमंत्री और साथ में मंत्रिपरिषद, जैसे कि अगर यहां पर बात करें तो कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट की लिखित सलाह की आवश्यकता पड़ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन यहां पर आ जाता है। चौथी बात आती है दोनों के अंदर निष्कासन की। अगर राज्यपाल को रिमूव करना है, राज्यपाल को रिमूव करना है तो यहां पर राज्य की अपनी कोई शक्ति नहीं है, राज्य की अपनी कोई शक्ति नहीं है। यानी कि राज्यपाल हो, राज्यपाल को हटाने के लिए मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिपरिषद कोई प्रपोजल पास नहीं कर सकता, विधानसभा का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं संघ की, यूनियन, यहां पर अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए महाअभियोग लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर इसको निष्कासन करना संघ के अंदर तो हो सकता है, लेकिन राज्य के अंदर निष्कासन होगा तो उसको हटाने की शक्ति किसके पास है? ये भी संघ के पास है। तो अगर एक कंपैरिजन करें तो ये देखने में लग सकता है कि राज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां हैं राष्ट्रपति के कंपैरिजन में अपने क्षेत्र में। बट राज्यपाल की शक्तियां कौन सी हैं? राज्यपाल की शक्तियों को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये राष्ट्रपति की शक्तियों का ही विस्तार नहीं है? राज्यपाल एक एजेंट के तौर पर काम करता है, केंद्र के एजेंट के तौर पर काम करता है, उसी को रिपोर्ट पहुंचाता है। तो वास्तव में ये सभी क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियों का ही विस्तार है। ये होगा, इसका मतलब ये तो बन सकता है। अगर हमें इसको आंसर लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले यहां पर राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों संवैधानिक प्रमुख के पद हैं तथा दोनों में अनेक समानताएं हैं। जैसे कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना, जहां पर आप आर्टिकल 74, आर्टिकल 163 दोनों को कंपेयर करके बताएंगे कि दोनों के अंदर क्या दिया गया है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो क्या लिखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कर्तव्य एक समान दिखते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा होता है, यदा कदा ऐसा होता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति से अधिक अधिकार प्राप्त प्रतीत होते हैं। जैसे कि यहां पर तुलनात्मक स्थिति बताई गई, मंत्रिपरिषद की सलाह, जो मैंने आपको बताया था, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना, ऐसे ही करके स्वविवेक से काम करना, आर्टिकल 356 का कंपैरिजन ले लीजिए। या फिर आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद से सदैव जो है सहमत हो, यानी कि आर्टिकल 200 की बात हो रही है। आर्टिकल 200 के तहत अगर कोई विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होकर के राज्यपाल के पास जाता तो राज्यपाल क्या निर्णय ले सकते हैं, वो पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वो भी यहां पर आ गया। इसके बाद अगर हम आगे चलें पुनर्विचार की स्थिति में, साथ में अगर हटाने की बात हो, निष्कासन की बात हो, तो उसका कंपैरिजन को हमको देखना है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगर हम इसको आगे चलें तो फिर क्या देखेंगे कि उपयुक्त प्रावधानों के आधार पर राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से अधिक अधिकार प्रतीत होते हैं, परंतु जब हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और उसे राष्ट्रपति जब चाहे केंद्र के मंत्रिपरिषद की सलाह पर हटा सकता है, तो फिर राज्यपाल की स्थिति हमको कमजोर दिखने लग जाती है। राज्यपाल का खुद का एग्जिस्टेंस राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करता है। और बाद में जाकर आप इसको समराइज कर देंगे, जैसे कि क्या कहेंगे कि राज्यपाल के विशेषाधिकार केंद्र द्वारा राज्य पर नियंत्रण के साधन है, अतः राज्यपाल के अधिक अधिकार भी अंततः राष्ट्रपति के अधिकार क्षमता के ही अंग हैं। ये इसका आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहां पर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की जो संरचना है उसे स्पष्ट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो भी ऐसा था कि जहां पर आपको सोचना पड़ता, फिर एनालाइज करके आप लिखते, लेकिन ये तो सीधा सा क्वेश्चन है।
कि संरचना स्पष्ट पूछ रहा है कि क्या संरचना है। देखिए, जब आप पंचायती राज की बात करते हैं तो पंचायती राज के संदर्भ में एक अमेंडमेंट भारत के संविधान में हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा भारत के संविधान में एक भाग जोड़ा गया जिसे आप कहते हैं भाग 9, और भाग 9 के साथ साथ यहाँ पर एक अनुसूची यानी कि शेड्यूल 11 भी जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत जो है 29 विषय जो है रखे गए, यानी कि ये वो विषय जहां पर पंचायती राज काम कर सकता है। ये जो मॉडल हम लोगों ने 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया, इसमें आप ये देख सकते हैं कि भारत के अंदर हम कैसी व्यवस्था लेके चलते हैं। यहां पर ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, यानी कि 3 टियर ये सिस्टम है, जहां पर पंचायत हमारी ग्राम लेवल पर है, ग्राम पंचायत, ऐसे ही मंडल लेवल पर क्षेत्र पंचायत, और उसके बाद जो है जिला लेवल की बात करें तो जिला लेवल पर आ जाती है जिला पंचायत। त्रिस्तरीय व्यवस्था है। संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय संरचना है। यहां पर जब मैं आपसे कह रहा हूं कि 29 विषय पंचायत को दिए जा सकते हैं, इसका मतलब क्या है? ये डिपेंड करता है राज्य के विधानमंडल पर। जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग विषय राज्यों के द्वारा वहां की पंचायतों को दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 26 विषय ऐसे हैं जो पंचायती राज को दिए गए हैं। बात समझ में आती है? तो राज्य के विधानमंडल पर डिपेंड करता है। अब हमको यहाँ पर वन बाय वन इनको देखना है। जैसे ग्राम की बात करें तो ग्राम पंचायत का मतलब क्या है? एक गांव के अंदर रहने वाले वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, साथ में वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है, वो ग्राम पंचायत गठित करते हैं। उनको मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है। यहाँ पर हर 5 साल में चुनाव होगा पंचायत के सदस्य और सरपंच का। दोनों का चुनाव किसके द्वारा? जनता के द्वारा, यानी कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों के द्वारा ही उनको चुना जाता है। इसके बाद कुछ लोगों का समूह हो गया, क्लस्टर हो गया, और फिर वहां पर बनता है मंडल, जिसे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कहते हैं? क्षेत्र पंचायत। क्या कहते हैं? क्षेत्र पंचायत। ब्लॉक लेवल की बात करते हैं। यहां पर अगर आप सदस्यों की बात करेंगे तो सदस्यों को चुनाव डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, और यहाँ के जो चेयरपर्सन है उन चेयरपर्सन का चुनाव चुने हुए सदस्य किया करते हैं। ये सदस्यों की बात है। अगर सरकार के प्रतिनिधि की बात करें तो आपने बीडीओ सुना होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र पंचायत के अंदर काम किया जाए, एक गजिस्ट्रेट ऑफिसर होता है। ऐसे ही तीसरे लेवल पर आती है जिला पंचायत। जिला पंचायत के अंदर भी क्या होगा? यहाँ पर भी सदस्य और अध्यक्ष का चुनाव होगा। सदस्यों को जनता चुनेगी और अध्यक्ष को ये चुने हुए सदस्य चुना करते हैं। बात समझ में आती है? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी, यही यहाँ पर पूछा गया है। बस इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, कैसे आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में पंचायती राज का प्रावधान किया गया, जिसका संबंध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की संरचना त्रिस्तरीय है, 3 टियर है। अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का प्रावधान है। अब आता है ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत का मतलब है कि इस निकाय का गठन ग्राम स्तर पर निर्वाचक की सूची में पंजीकृत व्यक्तियों के द्वारा होता है। इस स्तर पर ग्राम प्रधान का चुनाव सीधे गांव के निर्वाचक मंडल पर द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत उन सभी कार्यों का निष्पादन करती है जिनका निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, यानी कि 11वीं अनुसूची के विषय जो राज्य विधानमंडल के द्वारा पंचायत को दिए जाएंगे। इसके बाद आता है क्षेत्र पंचायत। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्षेत्र पंचायत के अंदर सदस्य का चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। ठीक है, इसको आप ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि क्या कहेंगे? आप इसे बीडीसी के नाम से जानेंगे। ऐसे ही करके अगर आप बात करते हैं बीडीसी के सदस्य, ठीक है ना, सदस्यों के द्वारा यहाँ का ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। इसके साथ साथ आप यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर एक खंड विकास अधिकारी होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि गजिस्ट्रेट ऑफिसर के रूप में काम करता है और सरकार का प्रतिनिधि करता है। इसके बाद में आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत के अंदर आप ध्यान रखिएगा, इसको आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो सदस्यों का चुनाव है प्रत्यक्ष होता है और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। यहाँ पर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर सरकार का प्रतिनिधि होता है, एक गजिस्ट्रेट ऑफिसर होता है, मुख्य विकास अधिकारी। तो ये 3 लेवल पर पंचायत होती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, यही आपको यहाँ पर लिखना था। इसके बाद चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले तहसील दिवस से कौन कौन से लाभ है। तहसील दिवस, देखिए होता क्या है कि हमको अपने प्रदेश के अंदर अगर
शासन बढ़िया करना है, शासन बढ़िया करना है तो जनता तक उसकी पहुंच बनानी पड़ेगी। जनता के मन में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को लेकर के सुनना पड़ेगा, जनता की शिकायतें उन शिकायतों को भी सुनना पड़ेगा। और जो यहाँ पर प्रशासन के अंदर, शासन के साथ साथ प्रशासन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। अब इसका सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आप करवाओ या फिर दूसरा तरीका है, वो नहीं, सिंपल तरीका है दोनों को आमने सामने बुला लो। अब होता क्या, इसी को लेकर के प्रदेश के अंदर एक प्रावधान किया गया जिसको आप कहते हैं क्या, जिसको आप कहते हैं संपूर्ण समाधान दिवस। पहले इसको तहसील समाधान दिवस के नाम से जानते थे। इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन हर माह के पहले और तीसरे मंगलवार को 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में किया जाता है। 10 से लेकर के 2 बजे के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि जनता, यानी जनता के जो भी क्षेत्र के सदस्य हैं, जो क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, वो पहुंचते हैं, पहुंच करके अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि अधिकारी, विभिन्न प्रकार के राजस्व के अधिकारी हों या फिर जिले के अधिकारी हों, वहां पर पहुंचते हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव भी, एमएलए, एमपी, वो भी इन मीटिंग्स के अंदर पहुंचते हैं और जनता डायरेक्ट उनसे संवाद कर सकती है। अब इसका जो है लाभ की बात करें तो लाभ क्या है, सबसे पहले जो राजस्व विवाद होते हैं उनका त्वरित समाधान। राजस्व से जुड़ा हुआ कोई मामला है, राजस्व के अधिकारी भी होंगे, अगर शिकायत होती है तो राजस्व के अधिकारी क्या करते हैं, तुरंत मौके पर पहुंचकर इस मामले को निपटान करा देते हैं। पहला फायदा इसका ये है। दूसरा फायदा है कि अधिकारियों में जवाबदेही व पारदर्शिता। किसी अधिकारी ने कोई निर्णय लिया, किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत की, उस पर क्या निर्णय हुआ है, कोई जांच हुई है, नहीं हुई है, इन सभी को जनता के बीच में ला करके सीधा इसका निपटारा किया जाता है। और अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाती है कि अगर आपके पास शिकायत आई है तो आपने इस पर क्या किया है। उसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात। भाई जिस दिन तहसील दिवस होता है उस दिन जिले के तहसील के अधिकारी, जैसे कि अधिकारियों के साथ साथ वहां के रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए, एमपी, ये सभी भी पहुंचते हैं। जनता सीधा उनसे संवाद कर सकती है कि हमने आपको चुन करके भेजा था, आपने वायदा किया था, आपने अब क्या किया है। तो ये संवाद यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, इसका एक और प्रभाव होता है, वो क्या है, आम जन के अंदर विभिन्न योजनाओं को लेकर के जागरूकता। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, होता है कि जनता को यही नहीं पता कि उसके अधिकार क्या हैं, क्या क्या सुविधाएं हम उसके लिए सरकार लेकर के आई है। अगर हमारा सिटीजन जागरूक है तो बेहतर शासन चल सकता है। तो यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने का भी काम किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण समाधान दिवस के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारियों को एक मंच पर लाकर जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाता है, जिससे सुशासन व जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होती है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, समझ गए। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो अपने को ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर पूछ सकते हैं। साथ में मुझे आप इस ईमेल एड्रेस पर मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय, धन्यवाद।